वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, वीएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल में मित्रों, आपको घर पर रहकर पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा भी करनी है। कल की वीडियो में जो इंग्लिश की क्लास चली थी उसमें हमने टेंस की चर्चा किया था और टेंस में हम स्पेशली प्रेजेंट एंड डेफिनेट की चर्चा कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट की चर्चा कर रहे थे। और सिंपल प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था जिसमें लिंकिंग वर्ब का यूज होता है, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो होता है। अब आज हम ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे फ्रेंड्स जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है, हूं, हूं नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि आज जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर किस पर होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड होगा ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि होता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब याद रखेगा, थोड़ी सी बेसिक बातें यहाँ पर कर लेता हूँ आपसे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो केवल डू और डज होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? डू और डज होती है। अब आप बोलेंगे ये डू डज कहाँ पर आता है, तो ये भी याद रखेगा, ये जो डू है ना ये प्लूरल है। ये क्या है? ये प्लूरल है। और जो डज होता है वो क्या होता है? वो होता है सिंगुलर। डू का प्रयोग कहां पर करते हैं? डू का प्रयोग तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? आई और वी होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन का भी एक प्रोनाउन इसमें आता है। वो थर्ड पर्सन का कौन सा प्रोनाउन होता है? दे। मैंने कल आपसे बोला था कि थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन होते हैं जिसमें 3 सिंगुलर होते हैं और जो दे होता है वो प्लूरल होता है। तो थर्ड पर्सन के साथ जो दे होता है, दे के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल माना जाता है। इसके साथ साथ और किसके साथ हम कर सकते हैं? हम कहेंगे यहाँ पर जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, याद हुआ? मतलब कंफर्म हुआ ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का दे और जो प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट होता है, अगर ऐसे सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। बाकी सब का मतलब होता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो। थर्ड पर्सन का मतलब होता है 3 की बात हम बोलते हैं, यानी जो सिंगुलर होता है, जैसे कि ही होता है, सी है और ईट है। ठीक, या तो कोई सिंगुलर यानी प्रॉपर नाउन। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन हो या कोई कॉमन नाउन हो, हम प्रॉपर नाउन की बात नहीं करते, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कुल मिलाकर के अगर नाउन आपका क्या हो? सिंगुलर हो। अगर कोई सिंगुलर नाउन है या प्रॉपर नाउन है और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही से इट है तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बातें आप याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर 4 ही होगा। 4 का मतलब या तो स्ट्रक्चर में पहला अफर्मेटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा और तीसरा इंट्रोगेटिव, जिसके 2 पार्ट होते हैं। तो आइए यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव की देखते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स क्या होता है? अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव से बिलोंग करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, एमवी आ जाएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर होगी। लेकिन याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंगुलर नहीं होती, वो प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसमें एस, ईएस या आईईएस हमें ऐड करना पड़ता है। मतलब या तो एस ऐड करेंगे या तो ईएस ऐड करेंगे या तो आईईएस ऐड करेंगे। कहां पर करेंगे इसके बारे में भी आपको हम अभी बता देते हैं। याद रखिएगा, मेन वर्ब का लास्ट लेटर, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का लास्ट लेटर अगर क्या हो? ओ हो। लास्ट लेटर अगर ओ हो, सीएच हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो। अगर मेन वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो, सी एच हो, एक्स हो, सॉरी एस हो, डबल एस हो या एस एच भी हो, यहाँ पर एस एच हो या एक्स हो, जेड हो, अगर इतने लेटर अगर होते हैं तो ऐसे
वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें es ऐड करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी बताया कि ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट में अगर o c h s डबल s x z या एस एच हो तो ऐसे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें es जोड़ना पड़ता है। अगर वर्ब के लास्ट में y हो, ध्यान दीजिएगा y हो, क्या हो, y हो, और y के पहले, जो कि मैं हमेशा अक्सर बताता हूं, अगर y के पहले क्या हो, यहां पर कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट y हो और y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है वर्ब में, तो याद रखिएगा इसमें केवल यस जुड़ेगा सिंगुलर बनाने के लिए। सॉरी नॉट, मैंने कहा अगर y हो और y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई अदर लेटर ऐसा हो जो कॉन्सोनेंट आता है, तो ऐसे वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए पहले आपको y को रिमूव करना पड़ता है और y को हटाने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, IES जोड़ देना पड़ता है। जैसे कैरी है, अब कैरी अगर है तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, कैरी है ना, तो कैरी में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y है और y के पहले यहाँ पर क्या है, r है, r क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब अगर इसको करना पड़ेगा आपको, इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको IES ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, IES यानी y को हटाना पड़ेगा, IES ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका सिंगुलर, ठीक है, अभी तक प्लूरल था, सिंगुलर बन गया, तो आप IES जोड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर y है और y के पहले अगर यहाँ पर वावेल है, क्या है फ्रेंड्स, वावेल अगर यहाँ पर दिया हुआ है, वावेल, तो वावेल का मतलब 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। तो अगर y के पहले ये 5 लेटर में से कोई भी होता है तो y को हटाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसमें केवल और केवल क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़कर ऐसे वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया, ये सिंगुलर बनाने का तरीका होता है किसी भी वर्ब को, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो इसको हटाते हैं हम यहाँ पर, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस अथवा आईएस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब करना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू या डज। डू या डज के बाद यहाँ पर आपको नॉट लगाना है, ठीक है। नॉट के बाद फिर यहाँ पर वर्ब, जो मेन वर्ब आपका दिया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आपका यहाँ पर क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 स्ट्रक्चर बनेगा। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू अथवा डज, आवश्यकता अनुसार। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब जैसे WH वर्ड आते हैं तो ऐसे सेंटेंस का, ठीक है ना, अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में WH वर्ड आ गए, प्रश्नवाचक शब्द आ गए, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से हम करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले WH वर्ड, फिर WH वर्ड के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो या तो डू होगा या तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर MV यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है, और ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर? एक बात यहाँ पर और नोटिस करने वाली है कि मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो, मतलब अगर उसमें नहीं शब्द का भी बोध होता है, तो हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, नहीं की अंग्रेजी नाट कहाँ पर लगाएंगे। तो आप याद रखिए, अगर कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर का भी बोध हो तो ऐसी कंडीशन में नहीं की अंग्रेजी नाट हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लग जाएगा। ये तब भी कंडीशन है जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी होगा और उसमें नहीं शब्द निषेधात्मक बोध भी होगा, नहीं शब्द का प्रयोग भी हुआ होगा, तब इसका प्रयोग हम क्या करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो चलिए स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, और स्ट्रक्चर के बाद अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब एग्जाम्पल की बात करें, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पर हमने लिखा मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा तुम खाना नहीं पकाती हो। तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरा सेंटेंस यहाँ पर है क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। खेलते हैं। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा वह अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं खेलती है। क्यों नहीं खेलती है। आप देखिए यहाँ पर चार स्ट्रक्चर, चार सेंटेंस का दिया मैंने। पहले यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, मोहन विद्यालय जाता है। आप देखिए पहचान, यहाँ पर ता है, यहाँ पर ती हो, यहाँ पर ते है और यहाँ पर भी ती है आ रहा है। यानी हर सेंटेंस क्लास में ता ती ते आ ही रहा है। अब ऐसे सेंटेंस में पहले देखते हैं कि पहले वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मोहन विद्यालय जाता है। ना तो यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब का बोध हो रहा है और ना ही इसमें नहीं शब्द का बोध हो रहा है। अब अगर नहीं और क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द का बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव है। यानी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है मोहन यहाँ पर। अब मोहन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। अब अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, ज्यादा। वर्ब आप यहाँ पर लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल है। और इस प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यस जोड़ना पड़ेगा, या तो आईएस जोड़ना पड़ेगा, या तो ईएस जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे आप, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें ईएस करना पड़ता है। यानी इसमें क्या जोड़ देंगे आप, ईएस। अब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब कहा याद रखिएगा, जो वर्ब गो होती है वो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग लेती है। यानी यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका लिखा है यहाँ पर, स्कूल। स्कूल, तो यहाँ पर हो गया मोहन गोज टू स्कूल। दूसरा स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर क्या है, तुम खाना नहीं पकाती हो। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर निषेधात्मक नहीं है ना, नेगेटिव है। और ये जो डू और डस का प्रयोग होता है वो अफर्मेटिव में नहीं होता, बल्कि वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर तुम के बाद ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू। अब डू के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर नहीं है ना, तो मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में नाट का प्रयोग करना होगा। आप यहाँ पर नाट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकाना, कुक, COOK, कुक। क्या, ऑब्जेक्ट आपका है फूड, ठीक। यू डू नॉट कुक फूड, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमें सेंटेंस को शुरू करना होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, हम लोग की अंग्रेजी वी होती है। और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हुआ, यानी डू वी। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब की नहीं तो है नहीं, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। खेलना काहे माने होता है, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, FOOTBALL, यानी डू वी प्ले फुटबॉल। और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, उपसंहार, ठीक। चौथा यहाँ पर दिया है, वह अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं खेलती है। एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिएगा, फुटबॉल प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कई बार होता है ना कि आप लिखें कि डू वी प्ले द फुटबॉल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल द का प्रयोग फुटबॉल के पहले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल
यहाँ पर जो है खेल का नाम है, और जो खेल के नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, इसीलिए क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल या हॉकी के पहले हम द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। अगर फुटबॉल के साथ मैच भी लगा होता, MATCH मैच लगा होता, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फुटबॉल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये होता कि डू वी प्ले फुटबॉल मैच, तो फिर ऐसी कंडीशन में फुटबॉल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता डू वी प्ले द फुटबॉल मैच। लेकिन चूंकि मैच नहीं लगा है, इसलिए फुटबॉल के पहले आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर है वह अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं खेलती है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, खेलती है, यानी यहाँ पर जो प्रोनाउन हो जाएगा वो मास्कुलिन नहीं होगा बल्कि फेमिनिन होगा, और फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है यहाँ पर, सी, थर्ड पर्सन का सी। लेकिन सी लगाने के पहले यहाँ पर देखिए बाकी भी इसमें क्या है, क्यों, यानी यहाँ पर वाई लिखना पड़ेगा, सेंटेंस की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से करना पड़ेगा वाई, और वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, यानी यहाँ पर सी है, सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डज का प्रयोग करना पड़ेगा, व्हाई डज सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द भी है, यानी इंट्रोगेटिव भी है और निषेधात्मक भी है, नेगेटिव सेंस भी दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, प्ले, तो यहाँ पर आप प्ले कर दोगे, और प्ले के बाद यहाँ पर क्या दिया है, व्हाई डज सी नॉट प्ले। अब प्ले के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी सहेलियों के साथ, यानी यहाँ पर विद लगाएंगे, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, अपने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर होगा, नहीं, सब्जेक्ट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो सब्जेक्ट अगर सी है तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग होगा, यहाँ पर आप हर करोगे, और हर के बाद यहाँ पर क्या है, ये सहेलियों प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाई डज सी नॉट प्ले विथ हर फ्रेंड्स। तो ये चीज यहाँ पर मैंने आज आपको समझाई, क्या समझाई, कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे सेंटेंस का जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है, इसके स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, कल का जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी अंग्रेजी में, छोटा छोटा ले रहा हूं, उस क्लास में मैं आपको इम्फेटिक सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कल हम आपको बताएंगे कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट के जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, वो हम कल बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, यानी कि VN क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लें, और VN क्लासेस सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा बल्कि बेल को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, फेसबुक चैनल में, फेसबुक हो गया या यूट्यूब, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर भी आपका ग्रुप है, प्लीज इसे शेयर जरूर करें और उनसे भी इंसिस्ट करें ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और 5 बजे, कल किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, आज भी थोड़ी काम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज 5 बजे मैं क्या करूं, लाइव आकर के आपको कुछ बताऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच।